देखो हम लोग एक बार जस्ट रिकैप कर लेते हैं। दोनों बैच में हम लोग डिस्कस किया कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसको न्यूटन ने दिया था, उसमें हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स को समझे, उसमें कुछ नोटेबल पॉइंट्स को हम लोग देखे। इसके अलावा हम लोग कैपिटल जी को समझे क्या होता है, उसको डिराइव किए, मतलब उसकी यूनिट को समझे, उसका वैल्यू कितना होता है इस चीज को देखे। कैपिटल जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कुछ लिमिटेशन का भी बात किए थे। इसके अलावा हम लोग उसके बाद देखे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, किस तरह वो अर्थ पे वर्क करता है, दूसरे प्लैनेट से क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम लोग उसको डिटरमाइन करते हैं। स्मॉल जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अर्थ का कितना आता है, मून का कितना आता है, देन हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं। इसके अलावा हम लोग देखे लैटिट्यूड के साथ और डेप्थ के साथ किस तरह वेरी करता है। दोनों फॉर्मूला को हम लोग सीखे, उससे प्रॉब्लम डिस्कस किए। और हम लोग ये भी बात किए कि केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या होता है। उसमें ये बोला गया कि सन जो होता है एक फोकस पे होता है, किसके फोकस पे, इलिप्स के फोकस पे। और हमेशा कोई भी प्लैनेट किसी इलिप्टिकल ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, और सन उसके किसी एक फोकस पे होता है। तो ये पहला लॉ था, इसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट। देन सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ एरिया। उसमें ये बोला गया कि सन से किसी प्लैनेट का अगर हम लोग ये देते हैं, ठीक है, एरिया लाइन ज्वाइनिंग देखते हैं और लाइन ज्वाइनिंग का एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो ये देखेंगे कि इक्वल एरिया स्विप करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। ये था दूसरा, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। उसके बाद तीसरा हम लोग देखे लॉ ऑफ टाइम पीरियड। इस पे हम लोग ये देखे कि किसी भी प्लैनेट का अगर वो प्लैनेट रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, तो वो हमेशा जो टाइम पीरियड होगा वो डिपेंड करेगा क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो हम लोग ये सब बात ग्रेविटेशन में अच्छे से देख चुके थे। इसके अलावा हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, इस पर हम लोग कंपैरिजन वाला क्वेश्चन किए थे कि अगर मार्स में मास कितना, वेट कितना होगा, अर्थ में मास कितना है। तो फिर हम लोग कुछ लैटिट्यूड का सवाल किए थे, कुछ डेप्थ पे किए थे और कुछ नॉर्मल क्वेश्चन किए थे। उस तरह का न्यूमेरिकल बन जाएगा। ओनली वी हैव टू यूज 4-5 सच फॉर्मूलाज जो हम लोग डिराइव किए हैं। बस उससे अगर हम लोग सीख जाएंगे अप्लाई करने, तो हम लोग ठीक ठाक क्वेश्चन बना लेंगे इस पे। ठीक है। अच्छा, अब जो कुछ थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है, अगर कोई एग्जाम दोगे 9th क्लास में, कुछ स्कूल में ओलंपियाड वगैरह, तो उस पे जैसे अगर क्वेश्चन पूछता है, या फिर अगर तुम्हारे 9th क्लास में भी बढ़िया सवाल बनाया जाए बोर्ड पे, तो उस पे सैटेलाइट्स और ऑर्बिटल वेलोसिटी का सवाल भी रहता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब समझो क्या होता है। जैसे मान लो कि देखो, पहले ही हम लोग बोले कि हम लोग कैलकुलेशन के लिए हर ऑर्बिट को सर्कल मानते हैं, है ना। हम लोग हर ऑर्बिट को एक सर्कल मानते हैं। हम लोग अर्थ के तरफ कोई मून रिवॉल्व कर रहा है या फिर अर्थ की तरफ कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है, तो हम लोग हमेशा कंसीडर ये करते हैं कि एक सर्कुलर ऑर्बिट पे ही रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि सर्कल का जो कैलकुलेशन है वो हम लोग को बहुत इजी पड़ता है एज कम्पेयर टू अगर हम लोग इलिप्स का मैथमेटिक्स देखें। इलिप्स इज डिफिकल्ट, ठीक है, बट इफ यू कंसीडर सर्कल इट इज वेरी इजी। ठीक है, सो ऐसा मान लो, ऐसा मान लो, ऐसा मान लो कि एक हम लोग क्या लिए हैं, एक अर्थ ले लिए, से दिस इज द अर्थ, और इसके अराउंड इस तरह, अच्छा रुको एक सेकेंड, ये अर्थ हो गया और इसके अराउंड समझ लो, रुको अर्थ को थोड़ा हटाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कंसीडर करते हैं हम लोग। सपोज दिस इज द ऑर्बिट, ठीक, एक ऑर्बिट है और इसके अराउंड जो है, इसके अराउंड हम एक अर्थ लेते हैं छोटा सा, हम लोग एक अर्थ कंसीडर करते हैं इसके अराउंड से, दिस इज द अर्थ। ठीक, इस अर्थ का मास हम लोग लेते हैं एज यूजुअल कैपिटल एम, और रेडियस ऑफ द अर्थ को हम लोग मान लेते हैं कितना, आर है। ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ है आर। तो यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ गिवन ऑर्बिट। सपोज मान लो कि यहाँ पे कोई सैटेलाइट जो रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, हम लोग जानते हैं कि ये एक सपोज एक स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, और अगर हम लोग स्पीड का डायरेक्शन लेंगे
कि कभी भी अगर स्पीड का हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दिस वेक्टर गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो ये हम लोग को वेलोसिटी देगा। सपोज दिस वेलोसिटी इज v नॉट वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि इस सैटेलाइट का मास जो वो m है, which is definitely very less than as compared to mass of the earth. And suppose the distance between the center of the earth from the satellite is small r, ठीक है। As usual, capital R is less than small r because capital R is the radius of the earth, where small r is the distance from the earth to the satellite. So this is a small r, ये small r है, ठीक है। इतना कुछ हम लोग कंसीडर किए, ठीक। तो हम लोग समझ लेते हैं कि जो अर्थ के सरफेस से, सेंटर से नहीं, अर्थ के सरफेस से, हम लोग अर्थ के सरफेस से एक डिस्टेंस लेते हैं। हम लोग अर्थ के सरफेस से जो डिस्टेंस लेते हैं इस ऑर्बिट का, उस डिस्टेंस को हम लोग कंसीडर करते हैं कैपिटल स्मॉल h, ठीक है। क्या क्या कंसीडर किए हम लोग? अर्थ के मास को m मान लिए, अर्थ के रेडियस को r मान लिए, मास ऑफ द सैटेलाइट को m कंसीडर किए, वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट को v नॉट कंसीडर किए, और हम लोग ये देखे कि r जो है, जितना डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से, वो डिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले डिफाइन कर लेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय, मतलब हम लोग क्या समझते हैं क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी से। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी of a satellite orbital velocity of a satellite revolving, ठीक है, revolving around the earth is given by, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी डिनोट किससे करते हैं? v नॉट से, v नॉट, v के नीचे नॉट, ठीक। जैसे यहाँ पे देखो दिखाए हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी, और सॉरी यहाँ पे एक चीज छूट गया है, इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द, इसको लिख लेना, इज द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, इज द वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। उस सैटेलाइट का वेलोसिटी है जो सन के, सॉरी सन बोल रहे हैं, जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ऑर्बिटल वेलोसिटी सच अ वेलोसिटी व्हिच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जो अर्थ की तरफ रिवॉल्व करता है। सर ये ऑर्बिटल वेलोसिटी सिर्फ वही सैटेलाइट के लिए जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है? किसी भी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर सकता है कोई भी सैटेलाइट। अगर हम लोग अर्थ पे कोई सैटेलाइट नहीं लगा के, सपोज हम लोग जुपिटर पे कोई सैटेलाइट लगाए, हम लोग मार्स पे कोई सैटेलाइट लगाए, तो उसके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अभी हम लोग कंसीडर करते हैं अर्थ के लिए, हम लोग अपने प्लैनेट के लिए देखते हैं कैसे चेंज होगा, क्योंकि रेडियस चेंज हो जाएगा प्लैनेट का, इसीलिए ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बदल जाएगा। उसको बात करेंगे हम लोग अभी कंसीडर करते हैं सिर्फ और सिर्फ अर्थ के लिए, इसको हम लोग अर्थ माने हैं, है ना। तो हर एक सैटेलाइट का हम लोग निकाल सकते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, बट राइट नाउ वी हैव ओनली कंसीडर्ड फॉर द अर्थ, बिकॉज अर्थ का रेडियस जो फिक्स है और दूसरे प्लैनेट का रेडियस भी फिक्स है, और बहुत डिफरेंस है अर्थ के रेडियस पे और अलग प्लैनेट के रेडियस पे, काफी डिफरेंस है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटीज आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट प्लैनेट्स। तो हम लोग बस अभी अर्थ का ही बात कर रहे हैं। तो अर्थ के लिए अगर हम लोग किसी भी प्लैनेट को डिफाइन करें, तो इसलिए डेफिनेशन पे हम लोग अर्थ जब लिखेंगे तो अर्थ को चेंज करके बोल सकते हैं कि राउंड द प्लैनेट, ऐसे बोल सकते हैं, बट वो बदल जाएगा, वो वैल्यू जो आएगा वो बदल जाएगा। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। हम लोग अर्थ के लिए ही पढ़ते हैं जनरली। अब देखो इसको डिराइव करते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी अराउंड द सन नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अराउंड द सन के अराउंड सैटेलाइट तुम कैसे भेजोगे? फिर प्लैनेट का ऑर्बिटल वेलोसिटी, प्लैनेट का ऑर्बिटल वेलोसिटी, प्लैनेट का ऑर्बिटल उस समय बोल सकते हैं, ऑर्बिटल टर्म उस समय बोल सकते हैं, बट ऑर्बिटल वर्ड हम लोग यूज नहीं करते, जनरली सैटेलाइट के यूज करते हैं। किसी प्लैनेट का निकाल सकते हैं हम लोग, है ना, किसी प्लैनेट का निकाल सकते हैं, बट हम लोग उसका वेलोसिटी कंसीडर नहीं करते हैं, बिकॉज इसीलिए क्योंकि हम लोग को वो सब आइडिया होता है टाइम पीरियड क्या होता है, देन एक नॉर्मल स्पीड पे चलता है, उसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, एटलीस्ट वो
मतलब गिवन डेटा का यूज करके वी हैव टू नो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन टू द गिवन प्लैनेट एंड वी हैव टू नो द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट। ये सब हम लोग बात जानते हैं, तो हम लोग एक स्टैंडर्ड रिजल्ट टाइप पे याद, उसको जस्ट याद रखते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह। मास जानते हैं, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कितनी स्पीड से घूमता है प्लैनेट, ठीक है। बट वो सब जो डिटेल्स होता है वो हम लोग एक नोन वैल्यू की तरह कंसीडर करते हैं। हम लोग काम करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी का सैटेलाइट्स के टाइम में, क्योंकि जब सैटेलाइट हम लोग भेजते हैं, सैटेलाइट की वजह से ही तो सब कुछ काम हो रहा है ना। जीपीएस सिस्टम, इंटरनेट, जो भी होता है हम लोग का, जितना भी यहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड काम होता है, वो सब सैटेलाइट की वजह से। सैटेलाइट नहीं रहेगा तो हम लोग को सिग्नल नहीं मिलेगा, है ना। तो हर तरह का जीपीएस, जीएसएम, जो भी नेटवर्क्स होता है, सब कुछ सैटेलाइट की वजह से ही तो काम करता है ना। तो कोई भी अर्थ का इमेजेस लेना, हम लोग सब कुछ यूज करते हैं, रिमोट सेंसिंग में सैटेलाइट्स का यूज करते हैं। तो विदाउट, तो सैटेलाइट्स को हम लोग लगाने के लिए हम लोग कैलकुलेशन आना चाहिए। कोई साइंटिस्ट सैटेलाइट को भेज रहे हैं नासा से या कहीं से, तो उन लोग को ये चीज पता होना चाहिए कि सैटेलाइट का सर्टेन क्या क्या उसका पैरामीटर्स होगा, कितने वेलोसिटी पे हम लोग फेंकेंगे, छोड़ेंगे, कितना टाइम पीरियड होना चाहिए। तो ये सब चीज हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जनरली इसलिए हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होता है वो हम लोग सैटेलाइट का ही कंसीडर करते हैं, है ना। मून के अराउंड हम लोग कुछ भेज दिए तो हम लोग उसका कैलकुलेट करेंगे। हम लोग अर्थ के अराउंड कोई सैटेलाइट लगा दिए हैं तो हम लोग बात करेंगे उस सब चीजों का, कॉमन सैटेलाइट्स क्या होता है। तो हम लोग जनरली इसलिए सैटेलाइट को हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज उसका देखते हैं, तो इसके हिसाब से हम लोग फिर फाइंड आउट करते हैं कि कितना उसका ये होगा, मतलब वी नॉट का वैल्यू होगा, उस ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगा, उसके बाद क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करेगा, वो सारा बात हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, डिराइव कैसे करेंगे। तो तुम लोग जानते हो, पहले भी बताए थे कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट एक सर्कल के अराउंड मूव करता है तो मूव करने के पीछे एक सेंट्रीपिटल फोर्स का हाथ है, जिसको हम लोग सर्कुलर मोशन पे डिस्कस करते हैं। मतलब एनी काइंड ऑफ पार्टिकल इफ रिवॉल्व राउंड द एनी रिवॉल्व इन अ सर्कल, इन अ सर्कुलर वे, इन अ सर्कुलर फैशन, सो इस पे हमेशा एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी कोई चीज सर्कल पे मूव नहीं कर सकता, क्योंकि एक फोर्स जो है वो उस पार्टिकल को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करके रखा है। जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे गया, मतलब प्लैनेट जो एक बार यहाँ आया, किसी टाइम पे यहाँ पहुंच गया, किसी टाइम पे यहाँ पहुंच गया, तो हर पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी तो हम लोग निकाल लेंगे वी नॉट, ठीक है। बट हम लोग ये देखते हैं कि वो सर्कल पे ही है, वो सर्कल से बाहर फेंका नहीं रहा है, क्योंकि उसको सेंटर अपने तरफ खींच के रखा है, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, विच इज सेंटर सीकिंग फोर्स, मतलब सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड वाला फोर्स। और अगर हम लोग शूडो फोर्स का बात करें, हम लोग खुद बैठ जाए उस प्लेनेट पे, तो हम लोग सोचेंगे कि हम लोग पे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर हम बाहर की तरफ चले गए और सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड, तो शूडो फोर्स जो लग रहा है वो एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर लगेगा। वही हम लोग को पकड़ के रखा है, ठीक है। तो जनरली एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, तुम उस चीज को समझ गए हो, तो उसके मैग्नीट्यूड को भी जानते हो, mv²r होता है। तो जो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है ना, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, द सेंट्रीपिटल फोर्स exerted by the earth हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ जो होगा, ठीक है, ऑन द सैटेलाइट्स, तो वो एफसी का जो वैल्यू होगा वो होगा mv0 स्क्वायर बाय आर। तो ये होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जहां पे v0 को हम बोल सकते हैं क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो घूम रहा है, ठीक है। अब v0 जो ऑर्बिटल वेलोसिटी, fc सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब यही सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बैलेंस करेगा, डेफिनेटली दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो जरूर ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, है ना। तो दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड, दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा बिटवीन द किसके किसके बिटवीन, अर्थ और द सैटेलाइट के बीच में, अर्थ एंड सैटेलाइट्स,
ठीक है, उसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना वो प्रोवाइड कर देगा, सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड है हम लोग उसको लिख सकते हैं एफ जी इक्वल टू क्या, जी, जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मतलब मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम मतलब मास ऑफ द सैटेलाइट, और आर हम लोग सेंटर ऑफ द अर्थ से सैटेलाइट का डिस्टेंस लिए हैं। तो यहाँ पे हमको ये चीज पता चल गया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इट विल बैलेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, तभी तो एक ऑर्बिट पे घूम पा रहा है। सो हम लोग दो इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर शुड बी इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग को वी नॉट का वैल्यू मिल जाएगा विच इज इक्वल टू रूट जी एम बाई आर, रूट जी एम बाई आर। So this is the value of your orbital velocity. ये यहाँ सर पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। हाँ सर, ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट। यस यस, ऑर्बिटल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक चीज गौर करो, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तुम सैटेलाइट को हल्का लगाओ चाहे ज्यादा मास का लगाओ, उसके ऑर्बिटल वेलोसिटी पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पड़ेगा तो पड़ेगा सिर्फ उसके रेडियस पे, सॉरी रेडियस मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ से रेडियस वर्ड यूज नहीं करेंगे, पड़ेगा तो पड़ेगा सिर्फ सेंटर ऑफ द अर्थ से सेंटर ऑफ द सैटेलाइट का डिस्टेंस पे। तो हम लोग इस आर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि आर एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली आर है रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, प्लस कितना हाइट पे था सैटेलाइट, आर का जो एक्चुअल वैल्यू था, ठीक है। तो इस आर का एक्चुअल वैल्यू बेसिकली क्या है, ये कितना रेडियस ऑफ द अर्थ है प्लस हाइट कितना है, मतलब सैटेलाइट, ये जो देखो डायग्राम में बनाए हैं हम लोग, सरफेस ऑफ द अर्थ से कितने हाइट पे सैटेलाइट को रखे वो प्लस रेडियस ऑफ द अर्थ, यही तो स्मॉल आर के बराबर होगा। तो इसलिए स्मॉल आर की जगह हम लोग इस चीज को भी पुट कर सकते हैं, स्मॉल आर की जगह हम लोग यहाँ पे जीएम बाई, इसको हम लोग आर प्लस एच ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो द एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, जहां पे आर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो देखो यही बोल रहे थे, हर प्लैनेट का तुम निकाल सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं, एक्सप्रेशन तो यही आएगा, है ना। चेंज क्या होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी बदल जाएगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि मास ऑफ द प्लैनेट बदल रहा है एज वेल एज रेडियस ऑफ द प्लैनेट बदल रहा है, इसीलिए ऑर्बिटल वेलोसिटी डेफिनेटली दूसरे दूसरे प्लैनेट के साथ वेरी करता रहेगा। हम लोग किसी भी प्लैनेट पे सैटेलाइट भेज सकते हैं और उस प्लैनेट का हम लोग रिस्पेक्टिवली ये निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ पे इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन हम लोग करते हैं एक चीज, जैसे देखो हम लोग ये जानते हैं कि कैपिटल जी का जो स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है अर्थ सरफेस पे, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू होता है जीएम बाई आर स्क्वायर। तो हम लोग इस जीएम को ऐसे भी तो लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास जो वी नॉट का एक्सप्रेशन आएगा उस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीएम की जगह लिख दिए जी आर स्क्वायर, और अपने पास डिवाइड बाई क्या था, आर था, तो दिस आर कैंसिल आउट, तो दिस वी नॉट कैन बी रिटन एज जी इंटू आर सिंपली। तुमको अगर डिस्टेंस पता है कहाँ से, सेंटर ऑफ द अर्थ से सैटेलाइट तक का, और जी का वैल्यू जानते हैं हम लोग, तो सिंपली हम अगर रूट ओवर निकाल लेंगे तो वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो इतना ही आसान है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक। सारा बात समझ में आ गया होगा, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि एक बार में पूरे स्क्रीन में आ जाए। देखो तो इतना कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। एक चीज यहाँ पे नोट डाउन में हम लोग लिख लेते हैं, नोट करके हम लोग नोट करके एक चीज लिख लेते हैं। तो जो नोट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, पहला ये याद रखना कि ऑर्बिटल वेलोसिटी मास से इंडिपेंडेंट है, मास ऑफ द सैटेलाइट से, ठीक है। तो बोलेंगे क्या, इट इज इंडिपेंडेंट, it is independent of the mass of the satellite, mass of the satellite, mass of the satellite से हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा नियरेस्ट सैटेलाइट जो होता है,
नियरर इज द सैटेलाइट टू द लार्जर विद ऑर्बिटल वेलोसिटी। डेफिनेटली जितना तुम अर्थ से पास में रखोगे, मतलब हम उसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, जितना तुम रेडियस को ज्यादा रखोगे, सॉरी कम रखोगे, नियरर मतलब कम करोगे ना आर के वैल्यू को, जितना आर के वैल्यू को तुम कम करोगे, है ना। नियर का मतलब क्या, नियर का मतलब वही कि जितना हम लोग पास में रखेंगे, नियरर इज द सैटेलाइट टू द अर्थ लार्जर विथ इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, उतना ही लार्जर इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा, ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर है ना नीचे, आर स्क्वायर, तो जितना नियरर रखोगे और रूट ओवर आर भी है, तो उतना ही क्या होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को समझ लो, या इसको वर्ड में ही लिख लो, ऐसे में तुम कंफ्यूज हो सकते हो, तो ऐसे लिख लो कि नियरर द सैटेलाइट टू द अर्थ, नियरर, ठीक है, नियरर इज द सैटेलाइट टू द अर्थ नियर टू सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ठीक है, लार्जर इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, लार्जर इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, लार्जर इट्स ऑर्बिटल, सर सर कोई राउंड अबाउट है, उसमें एक पेंडुलम को हम लोग टाई करके उस राउंड अबाउट को मतलब घुमा देते हैं, तो जो पेंडुलम वो बाहर की ओर जाने की कोशिश करता है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स अटैक कर रहा है तो वो अंदर की ओर क्यों नहीं जाता? देखो घूम तो रहा है ना, तो घूम रहा है, उसका फोर्स का जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, ठीक है, मतलब ऐसे तुम समझ लो जैसे घुमा रहे हो पेंडुलम को, एक कोई एक फिक्स पोजीशन से वो रिवॉल्व कर रहा है, इस तरह का सिचुएशन है तुम्हारा क्वेश्चन में। जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है और पेंडुलम तुम ऐसे घुमा रहे हो, है ना, इस तरह घूम रहा है, यही बोल रहे हो ना? नहीं सर, वो नहीं बोल रहे हैं तो सर, एक मतलब उसको एक पॉइंट पे टाई करके रखे हैं और पॉइंट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है किसी चीज के अराउंड। अच्छा अच्छा, तो पॉइंट यहाँ पे रिवॉल्व, पॉइंट पे ऐसे इसको लटका दिया, पॉइंट रिवॉल्व करते जा रहा है। यस सर। देखो पॉइंट रिवॉल्व कर रहा है तो एक तरफ ये समझ लो कि पॉइंट जो फिक्स नहीं है ना, ये पॉइंट फिक्स नहीं है, लेकिन ये जो यहाँ पे बंधा हुआ है, ठीक है, ये हमेशा इसके तरफ ही अट्रैक्टेड होगा, मास जो है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट अट्रैक्टेड तो होगा सेंटीमीटर फोर्स की वजह से, और पॉइंट खुद रिवॉल्व कर रहा है अगर, ठीक है, तो पॉइंट फिक्स नहीं है, पॉइंट खुद रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका जो एक मतलब ये खुद मूव करते जा रहा है ना, ये वैरी करते जा रहा है, इसका खुद का अपना एक स्पीड है। अगर हम लोग इस पॉइंट को फिक्स रखेंगे और इस पॉइंट की तरफ मूव कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हर पॉइंट पे यहाँ पे पहुंचा, कभी यहाँ पे पहुंचा, कभी यहाँ पे पहुंचा, तो इक्वी डिस्टेंस पे तो है, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस में यहाँ पे भी रहेगा, और साथ साथ क्या होगा कि ये पॉइंट की तरफ अट्रैक्टेड है, मतलब हर पॉइंट पे पॉइंट की तरफ अट्रैक्टेड सेंटीमीटर फोर्स की वजह से, तो इसका खुद का कोई स्पीड नहीं है, ये खुद का कोई पॉइंट का स्पीड नहीं है, स्पीड सिर्फ ये एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब ये जो अगर ये रिवॉल्व करे तो डेफिनेटली इसका भी कुछ स्पीड होगा, ठीक है, जो क्या करेगा, जो गिवन सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको ये चाहेगा कि ओवरकम करने के लिए, मतलब सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड था जो फिक्स पॉइंट है, जनरली वो हर पॉइंट पे फिक्स है, तो एक नॉर्मल सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, हर पॉइंट पे mv²/r, क्योंकि स्पीड हम लोग सर्कुलर मोशन पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फिक्स लेते हैं। लेकिन अब इस कंडीशन में क्या है कि सेंटर खुद ही मूव करते जा रहा है, रिवॉल्व करते जा रहा है, तो ये क्या चाहेगा, जितना सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो इसको ओवरकम करेगा, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मतलब बाहर में लगने वाला फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड चाहेगा इसको ओवरकम कर ले, ठीक है, तो इसी वजह से वो बाहर की तरफ जाएगा। तुम जैसे ही इसको कट कर दोगे यहाँ से तो तुरंत ये बाहर की तरफ फेंकाएगा, क्योंकि इसको तुम ऐसा समझ लो कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा है, इस बार पॉइंट मूव कर रहा है इस वजह से। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो जा रहा है, सेंटर फिक्स है, सेंटर फिक्स है, तो अब यहाँ पे सिर्फ एक ही मैग्नीट्यूड लग रहा है स्पीड का अपना, मतलब इसका स्पीड एक ऐसा लग रहा है, तो इसका स्पीड जो कांस्टेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, वेलोसिटी बदल सकता है हर पॉइंट पे, हम लोग टेंजेंट ले रहे हैं, बट स्पीड इज फिक्स्ड, मास भी फिक्स्ड, स्पीड भी फिक्स्ड, रेडियस भी फिक्स्ड, तो एक कांस्टेंट सेंटीमीटर फोर्स हर जगह लग रहा है, तो इसीलिए ये आराम से घूमते जा रहा है। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे रेडियस वगैरह तो फिक्स है, बट यहाँ पे ये हो जा रहा है कि अगर ये पॉइंट मूव कर रहा है तो पॉइंट मूव कर रहा है तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होना शुरू हो जा रहा है, ठीक है, इस फोर्स को ओवरकम करना चाह रहा है, तो इसी वजह से क्या हो जाएगा कि वो बाहर की तरफ ज्यादा फेंकाना चाहेगा। हम लोग ऐसे किसी मैरीगोल्ड राउंड में भी देख सकते हैं, जैसे मैरीगोल्ड जो होता है इस पे बच्चे खेलते हैं, पार्क में लगा रहता है,
इस पे ऐसे घूमते रहेगा अपना एक सर्कुलर एंगुलर स्पीड से। तो जैसे तुम यहाँ पे किसी कॉइन को रखोगे, कॉइन बाहर फेंका जाएगा। तुम एक किसी बच्चे को यहाँ बैठा दोगे तो वो भी अगर स्पीड बहुत ज्यादा होगा तो बाहर की तरफ फेंका जाएगा। ऐसा सर इसीलिए हो रहा है। सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है। क्या बोल रहे हो? सर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है क्या? सेंट्रीफ्यूगल इसलिए एक्ट कर रहा है कि हम लोग अगर उस पे देखो, इस पॉइंट का अबाउट देख रहे हैं अगर, है ना, तो एक रिजल्टेंट फोर्स हम लोग पे लग रहा है जो कि शूडो फोर्स की तरह काम कर रहा है। तो शूडो फोर्स का मतलब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही है, क्योंकि ये खुद रिवॉल्व कर रहा है, पूरा सिस्टम रिवॉल्व कर रहा है एक फिक्स एंगुलर स्पीड के साथ। तो अगर एंगुलर स्पीड के साथ वो रिवॉल्व कर रहा है ना, तो इस पे क्या होगा, एक मोमेंटम उसको मिल जा रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग बैठेंगे, यहाँ पे कुछ पार्टिकल रख दे रहे हैं, तो एक एंगुलर मोमेंटम उसको मिल रहा है जो कि इसको बाहर की तरफ ऐसे फेंक दे रहा है। मतलब एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है विच इज नथिंग बट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, लेकिन अगर पॉइंट को तुम फिक्स कर दे रहे हो, ये पॉइंट फिक्स है, और तुम्हारा इसको तुम ऐसे मूव कर रहे हो, जैसे धागा को बांध के, पत्थर बांध के उस पर तुम घुमा रहे हो अपने हाथ से, तो वो एग्जांपल हो गया सेंट्रीपिटल का। तुम छोड़ दोगे अपने पॉइंट को तो वो बाहर फेंका जाएगा। बट अगर तुम्हारा हाथ भी मूव कर रहा है पूरी तरह से, मतलब ये तुम इसको फिक्स नहीं रखे हो, अपने फिंगर को भी पूरा मूव करा रहे हो, प्लस थ्रेड मूव कर रहा है, तुम देखना कि बहुत जल्दी ये टूट के बाहर चला जाएगा। ठीक है, उसको ज्यादा जर्क मिल जा रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो उसको ओवरकम कर रहा है सेंटर के तरफ वाला फोर्स को, इसीलिए। ठीक है, ये रीजन है। तो डिफरेंस है बस कि हम लोग पॉइंट मूव कर रहे हैं इसीलिए। ठीक है, अगर पॉइंट फिक्स रहेगा और सिर्फ जो पार्टिकल मूव करेगा तब बोलेंगे कि सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स ही लग रहा है। और कुछ क्वेश्चन है किसी का? सर हम्म सर टैंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन में क्या अंतर है? देखो, रेडियल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेडियल एक्सेलरेशन का मतलब ऐसा एक्सेलरेशन जो सेंटर के तरफ अट्रैक्टेड, डायरेक्टेड है ना। देखो बता रहे डायग्राम के साथ। जैसे मान लो यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये पार्टिकल है। तो तुमको अभी जस्ट बताएं कि सेंटर की तरफ एक फोर्स जरूर लगेगा विच इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। तो जो तुम ये टर्म ले रहे हो v²/r, दिस इज कॉल्ड द रेडियल एक्सीलरेशन, है ना। एंड इफ वी कंसीडर दिस टेंजेंट एंड दिस dv/dt, दिस गिव्स अस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, है ना। तो इफ दिस इज कांस्टेंट, अगर ये v कांस्टेंट हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे है, तो उस समय टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 हो जाता है। तो पार्टिकल पे सिर्फ रेडियल एक्सीलरेशन लगेगा। एंड इफ इट इज नॉट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये अगर यूनिफॉर्म पे नहीं है, सिर्फ सर्कुलर मोशन पे है, तो उस पे टेंजेंशियल भी लगेगा एज वेल एज रेडियल भी लगेगा। तो मैग्नीट्यूड जो एक्सीलरेशन होगा, इट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्लस रेडियल एक्सीलरेशन। सो दिस इज समथिंग, यहाँ पे कहीं पे इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा हम लोग वेक्टर से। ठीक है, सो रेडियल एक्सीलरेशन इज दैट एक्सीलरेशन व्हिच इज ऑलवेज acted towards the center. It is due to the centripetal force, and tangential acceleration is due to the tangential velocity of the particle. Particle का tangential velocity के साथ जो लग रहा है dv/dt, it gives us tangential. And when we consider only for uniform circular motion, that is v equal to constant, तो हमको हमेशा radial acceleration 0 मिल जाएगा। और अगर मान लो यूनिफॉर्म नहीं है, तो जो एक्सीलरेशन होगा रिजल्टेंट, है ना, वो होगा टेंजेंशियल प्लस रेडियल, दोनों का स्क्वायर रूट ओवर, तो रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कांसेप्ट ऑफ रेडियल एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। सर जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, सर उस केस में ये दोनों लगता है या फिर सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन लगता है? नहीं, हम लोग सिर्फ रेडियल लगा रहे हैं क्योंकि हम लोग एक कांस्टेंट स्पीड मान के काम कर रहे हैं। v नॉट इज ऑलवेज फिक्स्ड हियर, है ना। v नॉट को हम लोग फिक्स ले रहे हैं, तो हम लोग क्या लेते हैं, ओनली रेडियल ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ऑर्बिटल स्पीड को कांस्टेंट मान के काम कर रहे हैं कि वो हर एक पॉइंट पे उसका स्पीड सेम है, इसीलिए हम लोग सिर्फ सेंटीमीटर लगा रहे हैं। अगर हम लोग उस पे चेंज करते रहेगा तो एक टेंजेंशियल भी लगता। बहुत अच्छा ये पॉइंट है। तो हम लोग इस पे क्या ले रहे हैं, सिर्फ रेडियल ले रहे हैं, नॉट अ टेंजेंशियल। वी कंसीडर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। सर हाँ बोलो। सर ये बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो रेडियल एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है? बोल सकते हैं ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रेडियल पे कन्वर्ट हो जा रहा है। नहीं, ये गलत वर्ड है। देखो, टेंजेंशियल तभी लग पाएगा ना जब हम लोग का वेलोसिटी स्पीड वैरी कर रहा है। तो हम लोग ना क्या कंसीडर करते हैं, हम लोग एक यूनिफॉर्म मोशन लेके काम कर रहे हैं। मतलब तुम इतना समझ लो कि अर्थ के तरफ जो पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है ना, उसका रिवॉल्व कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है।
तो कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व करेगा तो हम लोग जब भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो 0 आ जाएगा, है ना। हम लोग अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे at का वैल्यू, तो दिस dv0 by dt, तो दिस v0 शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट मान के काम किए हैं, तो दिस at विल बी 0, तो वी हैव ओनली कंसीडर ar इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, हम लोग सिर्फ रेडियल यहाँ पे ले रहे हैं v स्क्वायर बाय r, क्योंकि हमें कांस्टेंट मोशन कंसीडर करते हैं। और सेंट्रीपिटल ओवर बैलेंस कर रहा है इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को, क्यों, क्योंकि डेफिनेटली सेंट्रीपिटल सेंट्रल सीकिंग फोर्स है, तो आ कहां से रहा है, दोनों पार्टिकल का जो मास है ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी वजह से। अगर एक चार्ज रखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो इस चीज को समझो, एक चार्ज यहाँ रखते हैं और एक चार्ज मान लो यहाँ रखते हैं नेगेटिव चार्ज, और ये चार्ज इसके अराउंड घूमता सपोज, तो इस पे तो एक सेंट्रीपिटल लगेगा ही, साथ में हम लोग ये बोलते हैं कि दिस सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी इक्वल टू द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k q1 q2 r स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हम लोग ये चीज भी निकाल सकते थे कितना वेलोसिटी से घूम रहा है। जैसे हम लोग किसी सेम थिंग हम लोग करते कहाँ पे, जब हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, उस समय हम लोग ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, उस पे जो नेट फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस करता है किसको, सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी, एंड इफ वी कंसीडर एनी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, तो उस समय बोलेंगे कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो हमेशा बैलेंस करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स को, ठीक है। तो दोनों कंडीशन हम लोग क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे टेंजेंशियल जो है वो 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो इस सब बात को याद रखना, ठीक है। तो इस अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो हम लोग टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, उसको निकालेंगे। और ये भी याद रखता है कि पीरियड ऑफ जो रिवॉल्यूशन होता है सैटेलाइट्स को डिपेंड करेगा हाइट अबव द अर्थ सरफेस, डेफिनेटली ग्रेटर द हाइट करोगे तो उतना ग्रेटर इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी आएगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा टाइम पीरियड निकालते हैं इस पे। तो अगर तुम टाइम पीरियड निकालोगे तो सुनो, अब कांस्टेंट तुम यहाँ समझ गए कि यूनिफॉर्म मोशन से घूम रहा है, सर्कुलर मोशन से, तो टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस बाय जो स्पीड होता है, स्पीड इज कांस्टेंट हियर व्हिच इज v0, ठीक है। सो इसका जो सर्कमफ्रेंस है डेफिनेटली 2 पाई r हो जाएगा, इतना डिस्टेंस मूव करेगा सर्कुलर पार्ट पे, और स्पीड को हम लोग क्या लिए हैं, वही ऑर्बिटल वाला वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो ये 2 पाई r, और ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाले थे √/gr, ये भी एक टर्म हम लोग निकाले थे, ठीक है। तो यहाँ से तुम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो, कितना टाइम पीरियड सैटेलाइट का होगा। तो इसको तुम थोड़ा ठीक से अरेंज करके लिखोगे तो 2 पाई बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एक r से कटेगा तो √r/√g बच जाएगा, ठीक है। अब इसको एक काम करो, 2 पाई और यहाँ पे स्मॉल g का वैल्यू पुट कर दो gm/r², तो ये r³ हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा gm, तो ये भी एक टाइम पीरियड का वैल्यू है। तो टाइम पीरियड को ऐसे अरेंज करके लिख सकते हो, मतलब जैसा है यूज कर सकते हो, 2 पाई √r³ gm, ये भी देखो सैटेलाइट के मास से इंडिपेंडेंट है टाइम पीरियड भी, ठीक है। टाइम पीरियड इज आल्सो इंडिपेंडेंट टू द मास ऑफ द सैटेलाइट, टाइम पीरियड आल्सो इंडिपेंडेंट, ठीक है, r³/gm। अच्छा, एक चीज और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अगर मान लो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखे r के वैल्यू को, तो ऐसे लिख दो, ऐसे भी कर सकते हैं, और 2 टाइम्स पाई √r³ का वैल्यू हो जाएगा r प्लस h का क्यूब डिवाइड बाय gm, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दिस इज आल्सो द टाइम पीरियड वेयर h इज द height from the earth surface और r is the distance from the center to the distance from the satellite, center of the satellite. So this is all about orbital velocity. चलो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस पे जल्दी से, फिर हम लोग आगे escape velocity पढ़ेंगे। सर सर v इक्वल्स टू जो r ओमेगा होता है सर, उसमें वो v जो है वो तो लीनियर वेलोसिटी होता है ना। हाँ हाँ, वो रिलेशन होता है एंगुलर और लीनियर पे, वो तो बताए थे कैसे आता है, देखो कैसे आता है बता देते एक बार। यस जैसे देखो v इक्वल टू r ओमेगा क्यों आया, हाँ क्योंकि हम लोग v तो जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी होता है, जो क्या होता है dl/dt, मतलब ds/dt, है ना। तो अगर मान लो ऐसा तुम्हारे पास एक सर्कुलर मोशन है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ चला गया कुछ देर में और एक थीटा बनाया, थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये जो l है ना ये बहुत छोटा सा है, ये r भी छोटा सा है, तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे हम लोग l/r बोल सकते हैं, है ना। थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, l/r, थीटा इज l/r, ठीक है।
So this L should be equal to theta into r. So this L is nothing but the linear term. ये linear है, छोटा सा एक L है, इसको थीटा को बहुत छोटा लेते हैं। तो अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे इस चीज को dl by dt इक्वल टू d थीटा r by dt, तो यहाँ से dl by dt ही तो हमको v दे देगा, है ना, और थीटा यहाँ पे क्या d थीटा by dt क्या देगा, ओमेगा देगा, और r तो r कांस्टेंट है, तो इसलिए v इक्वल टू r इंटू ओमेगा होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस पे, ऑर्बिटल वेलोसिटी पे, फिर आगे देखेंगे एस्केप वेलोसिटी और सैटेलाइट के बारे में। तो चलो तुम ही लोग बनाना अभी। तो चलो एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, फिर हम लोग एस्केप वेलोसिटी पे एक क्वेश्चन बना लेंगे। हम डेटा बस दे देते हैं, तुम लोग बनाओगे। अ सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ A satellite revolve around the Earth at a height of 900 kilometer above the surface of the Earth in a circular orbit. ठीक है, above the surface of the Earth in a circular orbit. Find the orbital velocity. Find the orbital velocity. बस यही क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ द अर्थ जानते हो कितना लेंगे हम लोग, 6400 किलोमीटर। मास ऑफ द अर्थ जानते हो कितना लेते हैं, 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, तुम निकालो तो कितना आएगा वी नॉट का वैल्यू। चलो इसको बनाओ जल्दी, ज्यादा टाइम मत लगाना। और बार आप रिपीट कर सकते हैं प्लीज? हाँ कर देते हैं। A satellite revolve around the earth at a height of 900 kilometer, ठीक है, in a circular orbit. Find out या find orbital velocity या calculate its orbital velocity। बस यही तो है क्वेश्चन, इतना ही दिया हुआ है। इसमें हम लोग जानते हैं ना, जैसे मास ऑफ द अर्थ लेंगे तो 6 × 10⁻24 kg ले लेंगे। रेडियस क्या सिखाए हैं, हमेशा 6400 किलोमीटर लेना रेडियस ऑफ द अर्थ। तो बनाओ, बताओ कितना आंसर आएगा। थोड़ा जल्दी बनाओगे ठीक, कि फिर आगे पढ़ना है हम लोग को। अगर कैलकुलेटर का हेल्प लेना तो ले लो, अभी कैलकुलेटर से जल्दी हो जाएगा, लेकिन ऐसे यूज मत करना एग्जाम में। कैलकुलेशन प्रैक्टिस करें इस चैप्टर के लिए, क्योंकि बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे सर लोग एग्जाम में, स्कूल में भी बोल रहे हैं, तो उसमें फिर अगर न्यूमेरिकल देंगे बढ़िया बढ़िया तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हो गया, आ गया आंसर, बोलो आंसर आया है? सर नहीं सर आ गया सर, 2.31 × 10⁵ नहीं, किलोमीटर पर सेकंड में निकालो। स्क्रीन दिख रहा है तुम लोग को? नो सर। कितना, नहीं 2 पॉइंट नहीं, किलोमीटर पर सेकंड में निकालो ना, तब इजी पड़ेगा आंसर किलोमीटर पर सेकंड में। अच्छा ठीक है, कैलकुलेट तो करना है, छोड़ो बना तो लोगे ही। अगर नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो तो करना है कैलकुलेटर से ही, आराम से घर में बाद में करना, ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उस वैल्यू पुट करना है, 6.67 रख देना, ठीक। बन गया सर। हाँ मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं है कॉन्सेप्चुअल। 6 × 10⁻24 पुट कर देना, बस सिखाए थे कि हाँ बनाना कैसे, निकालना कैसे है कोई वैल्यू देने से। तो घबराना मत, अगर रेडियस ऑफ द अर्थ नहीं दिया हुआ है, ये सब नहीं दिया हुआ है कुछ, तो हम लोग के पास फॉर्मूला पता ही, हम लोग R+H वाला भी लगा सकते हैं। तो रेडियस की जगह बता दे रहे आंसर कितना है, तो रेडियस की जगह 6400 किलोमीटर लगा देना, और हाइट भी किलोमीटर, हाइट शायद किलोमीटर पे ही है, तो ठीक है हाइट किलोमीटर पे है, तो पूरे को
किलोमीटर पे ही है, तो ऐसे ही रख देना, ऐसे सुविधा होगा सॉल्व करने में। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ऑलमोस्ट 7.4 किलोमीटर पर सेकेंड का राउंड, है ना। 1 सेकंड में 7.4, सोचो कितना तेज घूमता है। 1 सेकंड में 7.5 किलोमीटर, ऑलमोस्ट समझ सकते हो कितना रिवॉल्व फास्ट कर रहा है सैटेलाइट, ठीक है। अगर 900 किलोमीटर पे रख देंगे तो 1 सेकंड पे 7.5 किलोमीटर घूमेगा, मतलब कितना फास्ट मूव कर रहा है ना। इस तरह रिवॉल्व करते रहता है। तो जनरली हम लोग 900 किलोमीटर पे नहीं रखते हैं, हम लोग थोड़ा पास नहीं रखते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, तो एक क्वेश्चन और लिखो। An artificial satellite revolved around the earth. An artificial satellite नेचुरल सैटेलाइट सिर्फ मून है अर्थ के लिए, ठीक है। अर्थ के लिए सिर्फ मून नेचुरल सैटेलाइट है, बाकी सारा आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट revolves round the earth close to its surface, बहुत पास में है, close to its surface, ठीक है। कैलकुलेट इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ये क्वेश्चन और कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल लो, टाइम पीरियड, ठीक। कुछ भी नहीं दिया, अर्थ सरफेस के क्लोज में है, समझ में आ गया ना। तो ऑलमोस्ट रेडियस ऑफ द अर्थ पे ही रखेंगे हम लोग, ऑलमोस्ट रेडियस ऑफ द अर्थ पे ही रखेंगे। तो उसका बताओ टाइम पीरियड कितना आएगा सेकेंड में। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड इन अ सेकेंड। क्लोज टू सैटेलाइट, क्लोज टू अर्थ बोला है मतलब एच को तुम 0 मान लेना, आर पे ही है वो, है ना। हाइट को तुम 0 मान लेना, तो बनाओ तो कितना आएगा। चलो 2 मिनट्स है, अभी 4:23 हो रहा है, 4:25 में आंसर पूछेंगे। तो घड़ी भी तुम लोग दिख रहा होगा स्क्रीन पे साइड में कॉर्नर में। फोर 4:25 में पूछेंगे, या 4:25 नहीं 4:27 में, 4 मिनट देते हैं, 4:27 में पूछेंगे। बनाओ। और अर्थ के क्लोज मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर ही सैटेलाइट का डिस्टेंस ले लेना, ठीक है, मतलब इसी के इक्वल लेना। बस टाइम पीरियड निकाल दो कितना होगा। ओनली यू हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड, बट थोड़ा ध्यान से बनाओगे। सेकेंड में आंसर बोलना है, कितना सेकेंड टाइम पीरियड होगा अगर वो सैटेलाइट को अर्थ के पास में लगा देते हैं तो।
1 मिनट है और आंसर बताओगे? सर 507.48 है क्या? 5074 कितना? सर 507.48। 507.4 नहीं, 5080 आंसर है, बट 507 कुछ आता 7 के साथ तो ऑलमोस्ट सही आंसर होता है। 5080 सेकेंड आंसर है, ऑलमोस्ट इक्वल टू, ठीक है, मतलब लगभग। ठीक है चलो बनाते हैं। और किसी का आंसर आया? और किसी का आंसर है? बोलो। नहीं सर मेरा 5078.9 आया था। हाँ ठीक है, 5078.9 है तो ठीक है, ऑलमोस्ट 5080 आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो कैसे बनाओगे। हम लोग अगर अर्थ के सरफेस पे रख देंगे तो उस समय सेंटीपिटल फोर्स का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा? सेंटीपिटल फोर्स का वैल्यू हो जाएगा m v0 स्क्वायर बाई r हो जाएगा, जिसको बैलेंस करेगा कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स, gmm बाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से r को हटा दो, क्योंकि अब तो क्लोज रखे मतलब ऑलमोस्ट रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर ही होगा। तो यहाँ से यदि हम लोग v0 कैलकुलेट करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो अपने पास कितना आएगा? gm बाई r। ठीक, अगर g का वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना होगा? रूट ओवर जी आर स्क्वायर बाई आर। ठीक है, उस समय कितना हो जाएगा? जी आर स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? ये आर कट गया, रूट जी आर, तो वी नॉट का जो वैल्यू हो जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी का वो हो जाएगा रूट ओवर स्मॉल जी इनटू कैपिटल आर। तो बस इसको टाइम पीरियड में सब्स्टिट्यूट कर दो। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई आर है ना, बाई वी, तो वी कितना है? रूट जी आर। अब यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक रूट के साथ यार कट गया, तो 2 पाई डिवाइड बाई कितना? जी आर बाई जी। बस को कैलकुलेट कर देना, है ना, सब वैल्यू जानते हैं। तो आर का वैल्यू कितना होगा? 6400 किलोमीटर। 2 पाई तो मीटर पर सेकंड में रखते हैं, तो मीटर पे हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁶ मीटर रूट ओवर, और जी का 9.8। तो इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने से देखना ऑलमोस्ट मतलब इतना आएगा सेकेंड में 5080 सेकेंड होता है। उसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रखना, है ना, कि अर्थ के सरफेस पे रख देंगे तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड इतना होगा और वेलोसिटी इतना हो जाएगा। तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हो तुम, वैल्यू पुट करके वेलोसिटी मिल जाएगा तुमको कितना होगा। ठीक है, समझ में आ गया? सो दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर हम लोग सरफेस के पास रखते हैं तो इसके बाद एक टर्म आता है एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, इसका एक टर्म आता है एस्केप वेलोसिटी। इसको समझो क्या होता है। एस्केप वेलोसिटी, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, एस्केप का मतलब बाहर निकलना। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? इसको डिफाइन करेंगे द मिनिमम velocity with which a body has to be projected to escape from the gravitational influence, escape from the
gravitational influence is called escape velocity, है ना। मतलब क्या होता है, कोई भी मिनिमम वेलोसिटी जिससे कोई बॉडी को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, कहां से, जो कि अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से जस्ट बाहर निकले, उस वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। जैसे मान लो कि अगर कोई बॉडी को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं ग्रेटर देन द सर्टेन वेलोसिटी, तो बॉडी क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ से बाहर निकल जाएगा, एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। जैसे मान लो कि रॉकेट को लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, रॉकेट को लॉन्च कर दिए, ठीक है। तो इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ग्रेटर देन द सर्टेन वेलोसिटी, द बॉडी विल एस्केप कंप्लीटली फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स पे बॉडी है, ठीक है, तब तक कुछ ना कुछ पे फोर्स लगते जा रहा है। हम लोग किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट कर देंगे ताकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल जाए। तो इस तरीके का फोर्स को हम लोग बोलते हैं, इस तरीके के वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। इस तरह का जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। मतलब कितने वेलोसिटी से एस्केप कर रहे हैं सरफेस ऑफ द अर्थ, सो दिस इज कॉल्ड योर एस्केप वेलोसिटी। इसका एक्सप्रेशन देखते हैं हम लोग और कुछ क्वेश्चन बनाएंगे इस पे। सुनो, इसका ये क्या आता है, एस्केप वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है, थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जैसे इसका एक्सप्रेशन जो आता है वो आता है रूट ओवर ठीक है, ये आता है v इक्वल टू रूट ओवर 2gr, ये होता है एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू, जहां पे v है एस्केप वेलोसिटी, g है एक्सिस इनटू ग्रेविटी और r है रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इतने वेलोसिटी से कोई बॉडी को हम लोग प्रोजेक्ट कर दे तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चला जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर इतने वेलोसिटी से किसी बॉडी को हम लोग प्रोजेक्ट कर दे तो अर्थ के वेलोसिटी से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चला जाता है। एक बात का ध्यान दो कि एस्केप वेलोसिटी दोनों से इंडिपेंडेंट है, मास ऑफ द बॉडी से भी, और नहीं, मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड कर रहा है, gm/r², तो उसमें आ जाएगा। ये मास ऑफ द बॉडी से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये मास ऑफ द बॉडी से इंडिपेंडेंट है। जैसे समझ लो कि, आवाज आ ना सभी को, आ रहा है, ठीक है। जैसे समझ लो कि इस g का वैल्यू तो gm/r² होता है, तो मास पे डिपेंड करेगा, प्लैनेट के मास पे, लेकिन मास ऑफ द बॉडी से इंडिपेंडेंट है। देखो कुछ वैल्यू दे रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल ठीक है, अच्छा इसको निकालोगे कैसे, इसके वेलोसिटी को। देखो अगर हम लोग बोले काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग बॉडी पे आ रहा है mv²/r और वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है gm/r², है ना, तो यहाँ से मास का कट गया काइनेटिक एनर्जी और ये 2 इधर चला गया, 2gm/r², ठीक है, इक्वल टू क्या बचा इधर, v² बच गया। अब इस gm/r² को क्या लिख दोगे, इस gm/r² g लिख दोगे, ठीक है, समझ में आ गया ना। इस gm/r² को g लिख दोगे, नहीं तो r² करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे तुमको r² से डिवाइड देना पड़ेगा ना, gm/रेडियस ऑफ द अर्थ होता है, तो ये g आ जाएगा। तो r² को बाहर निकालोगे तो √gm बच जाएगा। वैसे निकालते हैं हम लोग वैल्यू को, बट हम लोग वैल्यू निकालना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, हम लोग इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला भी याद रखेंगे कितना होता है। सर वो आप √2g के बाद क्या लिखे है, r रेडियस ऑफ द अर्थ। तो जैसे देखो, और सर ये आया कैसे, इसका एक्सप्रेशन कैसे आया, यस एस्केप सर, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लोग ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे कोई वेलोसिटी का काइनेटिक एनर्जी लग रहा है mv², है ना, हाफ mv², वो काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जा रहा है किसके साथ, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, कितना होता है ग्रेविटेशनल एनर्जी, gmm/r²। तो तुम अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जान नहीं रहे उतना अच्छे से, हमने इसका डेरिवेशन नहीं बताएं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है gmm/r², ठीक है, तो उससे अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो वहां से आ जाएगा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। अच्छा बता दे रहे रुको,
बता ही दे रहे हैं, ठीक। तो सर बता देते पहले हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता दीजिएगा। इसलिए हम इसको नहीं बताएं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है, तुम ऐसा समझ लो कि ऐसा कोई एनर्जी है ना, ऐसा कोई एनर्जी जो एक बॉडी को दूसरे बॉडी पे ले जाने में इतना वर्क डन करना पड़ रहा है, या इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर मास को किसी सर्टेन पॉइंट पे लाने में इतना वर्क डन करना पड़ेगा, उसी वर्क डन को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे mgh, अब mgh की जगह हम लोग अगर ऐसे बोले, mgh तो एक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, तो उसका एक्सप्रेशन क्या आता है, gm/r। ऐसे समझ लो कि जो फोर्स लग रहा है इनटू डिस्प्लेसमेंट ले रहे, तो स्मॉल वर्क डन हो गया। इसी स्मॉल वर्क डन को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि देखो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, gm/r², ये x² ले लो इंटू dx, और ये होगा टोटल वर्क डन, है ना। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें gmm/r बाहर निकल जाएगा, और x² dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x इनवर्स बचेगा, तो सिर्फ नीचे x बच जाएगा। तो gmm/r यही होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव ऑफ वर्क डन को ही तो हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू, मतलब वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, और फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, देन दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो एस्केप का कैसे निकलेगा वैल्यू, एस्केप का डेरिवेशन बता दे, ठीक है। देखो बता देते हैं। देखो जैसे मान लो कि कोई भी मिनिमम वेलोसिटी के लिए बॉडी स्केप होना जरूरी है, तो उस बॉडी पे काइनेटिक एनर्जी आ गया, ठीक है। जो बॉडी स्केप हो रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड से, उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 12mv², तभी तो मूव कर पाएगा। तो इसके v बोल दिए, v की जगह, v मतलब स्केप। कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे जो बॉडी होगा उस पे फोर्स लगेगा कितना, उस पॉइंट पे फोर्स कितना लग जाएगा, मान लो इतना फोर्स लग जाएगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा x², ठीक। तो जो वर्क डन हो जाएगा, वो वर्क डन कितना हो जाएगा, उसका वर्क डन gmm/x² इनटू जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, तो उतना स्मॉल वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। जैसा अभी सॉल्व किए, तो इसी को सॉल्व करने से पोटेंशियल भी मिलता है। तो इसको तुम सॉल्व कर दोगे जब, मान लो इन्फिनिटी से लेकर वर्क डन कैसे डिफाइंड हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ dw, कहां से इंटीग्रेट कर रहे हैं, r से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना। r इज रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया, इन्फिनिटी पे जा रहा है, सपोज वर्क डन इन्फिनिटी तक वर्क डन हो रहा है फील्ड के बाहर तक, तो gm/x² dx कर दोगे। इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो रिजल्ट सिंपली क्या आएगा, हम पूरा इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, जैसे ऐसे अच्छा कर देते हैं, देखो इंटीग्रेशन आता होगा तुम लोग को। तो इस चीज को 12-11 में हम लोग बताते हैं जनरली, हाँ। तो gmm/r² बाहर निकल जाएगा, r से इन्फिनिटी, ये क्या होगा, r से इन्फिनिटी वो लिमिट हो गया r से इन्फिनिटी, ठीक है। और ये x² क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो अब जो है gmm, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट हम लोग का x⁻⁻1 dx, ठीक, x⁻⁻2 dx। अब इंटीग्रेट कर दो इस चीज को, तो x⁻⁻1 + 1, तो x⁻⁻1 बचेगा। तो कैसे बचेगा इंटीग्रेट करने का रिजल्ट, ये इन्फिनिटी से r, ठीक है, r। तो क्या बचेगा रिजल्ट में बच जाएगा -gmm, लिमिट पुट कर देंगे तो कितना, 1/∞ -1/r, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा gmm/r, ये वर्क डन हो जाएगा। और तुमको हम पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम, उसमें क्या बोला था, वर्क डन शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो बाय द यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। तो काइनेटिक कितना था, 12mv², ठीक है, हाफ। इसका पीडीएफ भेज देंगे तो देख लेना अच्छे से एक बार, v², और वर्क डन कितना होगा, gmm/r। तो यहाँ से m कैंसिल हो गया, बस सॉल्व कर दो। देखो सॉल्व करने से हमको वेलोसिटी का वैल्यू मिल गया। इसी वेलोसिटी को तो बोल रहे स्केप वेलोसिटी, है ना। तो v क्या मिलेगा, √2gm/r, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2g/r। g का पुट कर देंगे gm/r², ये gm/r² की जगह हम लोग ऊपर एक r से नीचे r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये g हो जाएगा, तो इसलिए 2gr, यही हम लोग लिखे थे डायरेक्ट,
ठीक है, ये इसका डेरिवेशन हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जैसे किसी अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी अर्थ पे कितना हो जाएगा बता देते, इसका एग्जांपल याद रखना। इसको भी कैलकुलेट करके ही निकाला गया है, लेकिन डायरेक्ट वैल्यू याद रखते हैं हम लोग। तो फॉर एग्जांपल जैसे v जो होता है ना, 11.2 होता है किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होता है कहाँ पे, अर्थ पे, फॉर अर्थ। और v होता है ऑलमोस्ट 3.54 के आसपास, ये होता है फॉर मून। ठीक है, यही होता है, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो और अगर क्लास हम लोग को मिलेगा इस वीक तो मिलेगा ही, तो उसमें हम थोड़ा सा और कंटिन्यू करना चाहेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन कराना है एस्केप वेलोसिटी पे, और थोड़ा सा सैटेलाइट के बारे में बताएंगे उस दिन। तो उस क्लास को अटेंड करना जरूर। उस पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, वेटलेसनेस सैटेलाइट कैसे आता है, और स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे एस्केप वेलोसिटी पे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। इसका पीडीएफ हम तुरंत भेज देते हैं ग्रुप में, सब लोग देख लेना। इक्विलिब्रियम भी पढ़ा देंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम पढ़ा देंगे, याद है इक्विलिब्रियम पढ़ा देंगे। इस वीक में जितना क्लास मिला है ना हम लोग को, शायद 2 क्लास मिला है क्या, हम देखते हैं रूटीन एक बार। तो एक क्लास में इसी को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, और एक क्लास अगर और मिलेगा या अगर उसमें टाइम बचेगा, इक्विलिब्रियम हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा लगेगा, बढ़िया से पढ़ा देंगे इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन भी करा देंगे, उस पर ग्राफ व्राफ जो होता है सब बता देंगे। तो उसके लिए हमको शायद थोड़ा टाइम चाहिए, आधा घंटा के अराउंड। तो 1.5 घंटा क्लास मिलेगा, तो ये सैटेलाइट वाला पोर्शन इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो ठीक है, एक क्लास मिलेगा ये अगला में, तो उसमें कर देंगे कंप्लीट। ठीक, कुछ पूछना हो तो फिर पूछ लेना। ठीक है, चलो फिर हम लोग यहाँ पे क्लास कैंसिल करते हैं।